नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या आरटीई, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ये क्या होती है, चाहे आप सुपर टेट ले लीजिए, टेट ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, कोई भी एग्जाम होता है जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उसमें क्या होता है ये पूछा जाता है। साथियों हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे आरटीई 2009 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें दी गई है। और हम सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो धाराएं दी गई हैं, जो धाराएं दी गई, एक एक धाराओं को हम क्या करेंगे समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, धाराएं और अनुसूची जो है इसमें जो निर्धारित की गई है उससे भी क्या होते हैं आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें होती है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन सी चीजें हैं और कितनी धाराएं हैं। एक एक धाराओं को भी लेके चलेंगे और कौन सी अनुसूची है उसका भी क्या करेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या चीजें इसमें दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले देखेंगे आरटीई अर्थात क्या होता है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके देखेंगे प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, जो चीजें दी गई जैसे उसको एक एक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आरटीई 2009 की शुरुआत 2 दिसंबर 2002 में लाए जाने वाले संविधान के 86वें संशोधन से ही इसकी शुरुआत क्या होती है। आगे दिया है 20 जुलाई 2009 को आरटीई विधेयक द्वारा राज्यसभा में क्या हुआ, पास हुआ, अर्थात पारित होता है, पास होता है। कब होता है साथियों कि 20 जुलाई 2009 को आरटीई विधेयक द्वारा क्या होता है, ये राज्यसभा में, कहां पे, तो राज्यसभा में क्या होता है, पास होता है। फिर दिया आगे 4 अगस्त 2009 को, कब, 4 अगस्त 2009 को आरटीई विधेयक कहां पे पारित होता है, लोकसभा में पास होता है, अर्थात पारित होता है। आगे दिया हमारा अगला देखते हैं, इसमें दिया है 26 अगस्त को आरटीई विधेयक पर राष्ट्रपति कौन, उस टाइम राष्ट्रपति कौन होती है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये क्या करते हैं, 26 अगस्त आरटीई विधेयक पर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर हुए। तो हस्ताक्षर कब हुए, तो 26 अगस्त को। आगे दिया है 27 अगस्त को यह भारत के राजपत्र अर्थात बजट, जो हमारा गजट होता है उसमें क्या होता है, ये प्रकाशित हुआ। 27 अगस्त को क्या हुआ, यह भारत के जो राजपत्र अर्थात गजट जो होता है उसमें क्या हुआ, यह प्रकाशित हुआ। आगे भी देखते हैं कुछ चीजें। फिर दिया हमारा अगला 1 अप्रैल 2010 को यह विधेयक जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू हुआ, और आज यह संपूर्ण देश में क्या होता है, लागू होता है। तो 1 अप्रैल 2010 को ये कब लागू होता है पूछेगा, प्रभावी कब होता है पूछेगा, तो कब होता है साथियों, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा, पूछता है लागू कब होता है पूर्ण रूप से, या फिर यह प्रभावी कब होता है। तो कब होता है, 1 अप्रैल 2010 को यह विधेयक जम्मू कश्मीर को छोड़कर, उस टाइम क्या होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में क्या होता है, यह लागू होता है। आगे दिया है आरटीई 2009 का पूरा नाम मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, अर्थात राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसको कहा जाता है। आगे अगर देखा जाए तो यूरोप का देश नॉर्वे दुनिया का आरटीई लागू करने वाला क्या है, पहला देश है। कौन, अगर देखा जाए तो नॉर्वे जो है, यूरोप का जो देश है नॉर्वे, वो दुनिया का पहला ऐसा देश है जो क्या है आरटीई लागू करने वाला पहला देश है। जबकि भारत किस क्रम में आता है, तो भारत जो है हमारा 135वां क्रम है, भारत का जो 135वां देश है इसमें। ठीक है, भारत कौन से क्रम में है, तो 135वां देश के क्रम में इसमें है जो लागू किया किसको, आरटीई को। आगे देखते हैं आरटीई 2009 को 7 अध्याय 38 धाराओं एवं 1 अनुसूची में बांटा गया है। तो कितने अध्याय में, 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची में क्या किया गया, आरटीई को हमारे बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला है आरटीई 2009 का स्वागत जो होता है वो गीत कौन सा होता है, टन 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 देखो घंटी बजी स्कूल की। कौन कौन इसमें होते हैं, तो मुख्य जो हमारे कलाकार होते हैं जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया और सोनू निगम द्वारा यह गीत गाया जाता है, तब इसकी शुरुआत होती है किसकी, आरटीई 2009 की पहली बार। आगे दिया है आरटीई 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस अधिनियम को मूल अधिकार का दर्जा देने के लिए इसे भारतीय संविधान के, इस अधिनियम को मूल अधिकार का दर्जा देने के लिए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में खंड क या ए के नाम से जोड़ा गया है, अतः अब इसे 21A के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारा आगे देखेंगे। हम लोगों ने इसको देख लिया कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या क्या चीजें होती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछता है, जिससे आपके प्रश्न बनते हैं परीक्षा में,
उसमें धाराएं दी रहती है, जो धाराएं से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी धाराएं उसमें शामिल होती हैं। तो चलिए एक एक धारा को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। धारा पहला क्या कहता है, अधिनियम लागू होने की तारीख, विस्तार, क्षेत्र आदि का वर्णन हो। धारा हमारा पहला क्या करता है कि कोई भी अधिनियम अगर लागू किया जाता है उसके तारीख और विस्तार, क्षेत्र आदि का क्या हो, उसमें वर्णन किया गया हो। फिर धारा 2 क्या कहती है, इसको देखते हैं, अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। धारा 2 क्या कहती है, अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। देखते हैं कौन कौन शब्द हैं। पहला है समुचित सरकार, दूसरा है बालक, तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा, चौथा है अपवंचित वर्ग से जो बच्चे आते हैं, पांचवा हमारा स्कूल है, और छठवां क्या है, स्थानीय सरकार। तो ये क्या है, अधिनियम में जो महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं उसका एक प्रकार से इनका क्या होता है, व्याख्या करना इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते, नीचे दिया कुछ और भी, समुचित सरकारें केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें होंगी। समुचित जो सरकारें होंगी वो केंद्र की होंगी, राज्य की होंगी और केंद्र शासित प्रदेशों की ये क्या होंगी, सरकारें होंगी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे देखेंगे। बालक, सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा कब दी जाएंगी, तो कक्षा 1 से 8 तक। नीचे अगला दिया है, अपवंचित वर्ग में सुविधा न पाने वाले वर्ग आते, जो बच्चे आते हैं। स्कूल पूर्णतः क्या होते हैं, सरकारी स्कूल, एडेड सहायक प्राप्त करता है स्कूल, विशिष्ट स्कूल और पूर्णतः निजी स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं। आगे स्थानीय सरकारों को देखते हैं हम लोग, एक एक जो दिया था उसको देखते हैं। इसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो जो हम लोग उसमें जो 6 चीजें दी गई थी, एक हम लोगों ने क्या किया, देखा। इसमें स्थानीय सरकार में कौन आएंगे, आपकी ग्राम पंचायतें आएंगी, नगर पालिका होती है, और स्कूल में जो पूर्णतः सरकारी स्कूल होंगे, एडेड जो सहायता प्राप्त स्कूल होंगे, विशिष्ट स्कूल होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, पूर्णतः निजी स्कूल आते हैं। अपवंचित वर्ग से ऐसे बच्चे जो सुविधा न प्राप्त करते हो वो आते। प्रारंभिक शिक्षा क्या होगी, कक्षा 1 से 8 तक होगी। और बालक क्या होंगे, जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं इसके अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं धारा 3 क्या कहती है हमारी। धारा 3 क्या कहती है, इसको देखते हैं। यह अधिनियम सभी 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। धारा 3 हमारी यही कहती है कि यह जो अधिनियम बनाया जाएगा यह क्या रहेगा, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं हैं सभी के लिए क्या रहेगा, अधिनियम उपलब्ध रहेगा। अगला देखते हैं धारा 4 क्या कहती है हमारी। धारा 4 क्या कहती है, इसको देखते हैं। धारा 4, उम्र के आधार पर प्रवेश। बालक के लिए उपयुक्त कक्षा जानने के लिए उसकी उम्र में से 5 घटाने पर कक्षा का पता चलेगा। सिर्फ 14 वर्ष के बालकों की उम्र से 6 घटाया जाएगा। ये किसमें कही गई थी, तो धारा 6 में ये बातें क्या होती है, कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे दिया है धारा 5। आगे दिया है धारा 5। धारा 5 क्या कहता है, इसको देखते हैं। धारा 5 तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या इसमें कहा गया है, किसी भी बालक को आरटीई 2009 के तहत, किसी भी बालक को आरटीई 2009 के तहत किसी भी विद्यालय में प्रवेश का अधिकार होगा। उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना नहीं किया जाएगा। उसे स्थानांतरण या प्रमाण पत्र देने से मना नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर क्या होता है, दंडात्मक कार्रवाई तथा बिना टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के भी प्रवेश हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें दी गई है। अगर टीसी आप नहीं देंगे तो बच्चे के बारे में कहिए किसी बालक को आरटीई 2009 के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश का अधिकार है तो उसे स्थानांतरण पत्र न देने पर भी क्या जाए, आपको दंडात्मक अधिकार दिए जाए, दंडात्मक कार्यवाही जो होती है वो की जाएगी। अगला देखते हैं धारा 6 क्या कहती है हमारी। धारा 6 में दिया है, बालक घर से 1 और 3, बालक जो घर से स्कूल की दूरी होगी वो 1 और 3 किलोमीटर की दूरी पर क्रमशः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये पूछा जाता है तो कौन से धारा में कहा गया है, तो धारा 6 में आपके ये बातें कही गई हैं। क्या कही गई कि बच्चे के जो प्राथमिक, जो घर से जो बालक की दूरी होगी वो प्राथमिक कितनी होगी, प्राथमिक बच्चे के लिए 1 किलोमीटर, और जो हमारे उच्च स्तर के जो बच्चे होंगे उच्च प्राथमिक के होंगे उनकी कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या दिया है। धारा 7 क्या कहते हैं उसको देखते हैं। धारा 7, केंद्र एवं राज्य के खर्चे का वित्तीय अनुपात पहले कितना 65:35, अब कितना हुआ है 60:40, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का रहेगा। मतलब धारा 7 हमारी क्या कहती है, क्या क्या चीजें हैं, केंद्र और राज्य के खर्चे का जो वित्तीय अनुमान होगा, अनुपात होगा वो कितना है 65:35, जो अब कितना हो गया है 60:40, लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके लिए कितना है, यह 90:10 के रूप में रहेगा। अगला है धारा 8। धारा 8 क्या कहती है इसको देखते हैं। समुचित सरकार के कर्तव्य, जितने भी समुचित सरकार के जो कर्तव्य हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है धारा 9। यह क्या कहती है धारा 9 हमारी,
स्थानीय सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य, जितने भी स्थानीय सरकार है, स्थानीय अधिकारी है, उनके कर्तव्य इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे धारा 10 क्या कहती है। इसमें क्या है, माता पिता के कर्तव्य को दिखाया गया है। धारा 10 में जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता कर्तव्य है। और धारा 11 में क्या है कि धारा 11 क्या कहती है, 3 से 6 वर्ष कितने बालकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं शिशु केंद्रों की स्थापना की जाएगी, केंद्रों से की जाएगी। कितने से कितने, धारा 11 में क्या कहती है, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्रों एवं शिशु केंद्रों से क्या होगी, की जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप जरूर लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला हमारा क्या है, धारा 12। धारा 12 क्या कहती है, इसको देखते हैं। धारा 12, प्राइवेट विद्यालय अपने 25% छात्रों को जो कि SC ST OBC, जो कि SC ST OBC दिव्यांग या अल्पसंख्यक समूहों से आते हैं, इन्हें क्या होगी, मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेंगे। धारा 12 हमारा यही कहती है, क्या कहती है कि प्राइवेट विद्यालय अपने 25% छात्रों को जो कहां से आते हैं, SC ST या फिर OBC से आते हैं, दिव्यांग या अल्पसंख्यक समूह से, दिव्यांग या अल्पसंख्यक समूह से आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। आगे धारा 13। धारा 13 क्या कहता है, इसमें देखिए ए में क्या बात है, कहीं कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, ऐसा करने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना लगेगा। धारा 13 क्या कहती है कि इसमें क्या होगा, कोई भी प्रवेश शुल्क, जो बातें इसमें कही गई इसके अंतर्गत, इसके धारा 13 का इसी की बातों को लेकर कहती है कि कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा, ऐसा करने पर राशि का 10 गुना जो जुर्माना होगा वो दिया जाएगा, मतलब लेना पड़ेगा। आगे दिया है, कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं, ऐसा करने पर पहली बार 25,000 और बाद में कितना है, 50,000 रुपए का जुर्माना है। पहली बार कितना है, 25,000 और बाद में कितना है, 50,000 रुपए का जुर्माना है। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे देखेंगे धारा 14। धारा 14 क्या कहती है, इसको भी देखते हैं। तो उम्र प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दस्तावेजों का वर्णन, लेकिन अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। मतलब यही कहता है कि उम्र प्रमाण पत्र के साथ अगर मान लीजिए बाद में उसके बच्चे के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी क्या होता है, विद्यालय में उसको प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, उसको प्रवेश दिया जाएगा। ये कौन सी धारा हमारी कहती है, 14। धारा 15 क्या कहती है, बालक को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश की निर्धारित अवधि 30 सितंबर के बाद भी क्या हो रहेगा, बच्चे का प्रवेश, जैसे जो निर्धारित तिथि निर्धारित की जाती है बच्चे के प्रवेश की, उसके बाद भी अगर 30 सितंबर के बाद भी अगर बच्चा आता है तो भी क्या होगा, उसको प्रवेश दिया जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है, तो धारा 15 हमारी कहती है। आगे देखते हैं धारा 16 क्या कहती है। धारा 16 में देखिए क्या दिया है, निष्कासन एवं अवरोधन पर रोक, अर्थात कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को न फेल किया जाएगा और न ही निष्कासित किया जाएगा। धारा 16 ही हमारी कहती है, निष्कासन पर रोक यही कहती है कि क्या होता है, निष्कासन एवं अवरोधन पर रोक ये कहती है कि कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को न तो फेल किया जाएगा न ही विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। किसमें है, तो धारा 16 में ये बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे दिया है साथियों धारा 17। धारा 17 क्या कहती है, विद्यार्थियों को शारीरिक मानसिक या अपमानजनक शब्दों द्वारा अपमानित करने की सजा पर रोक है। धारा 17 क्या कहती है, किसी भी विद्यार्थी को आप क्या कर सकते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर अपमानजनक शब्दों द्वारा अपमानित करने की सजा पर इस पर क्या की गई, रोक लगाई गई है। आगे धारा 18। धारा 18 क्या कहती है, बिना मान्यता के कोई भी स्कूल, बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा। धारा 18 हमारे क्या कहती है कि बिना मान्यता के कोई भी स्कूल या विद्यालय नहीं चलाया जाएगा, ऐसा करने पर पहली बार 1 लाख रुपए तथा बाद में हर बार 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। एक इसमें कही गई धारा 18 में, अगर आप बिना मान्यता के स्कूल चला रहे हैं तो इसमें बताया गया है कि पहली बार तो 1 लाख रुपए लगेगा, लेकिन फिर क्या कहे, बाद में हर बार 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्या होगा, जुर्माना देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे धारा क्या कहती है। आगे धारा 19 देखिए क्या कहती है, विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तें या विद्यालय का मान एवं मानदंड अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, धारा 19 हमारी यही कहती है कि विद्यालय का क्या कहती है साथियों, कि विद्यालय को मान्यता प्राप्त करने की शर्तें या विद्यालय का मान एवं जो मानदंड है ये किसमें है, अनुसूची में इसको वर्णित किया गया है। आगे धारा 20 देखते हैं क्या कहती है। धारा 20 हमारी क्या कहती है, इसको देखते हैं, इस अधिनियम में कोई भी संशोधन करने के लिए, धारा 20 जो हमारी कहती है, इस अधिनियम में कोई भी संशोधन करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकारों को अधिसूचना जारी करनी होगी तथा अनुसूची में
संशोधन का अधिकार केवल किसको होगा, तो केवल केंद्र सरकार को होगा। इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इस अधिनियम में कोई भी संशोधन करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकारों को अधिसूचना जारी करनी होगी। अगर अनुसूची में संशोधन का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया, तो केवल केंद्र सरकार को ही दिया गया है। शामिल दोनों को करना है, केंद्र और राज्य दोनों को सूचना दिया जाता है, लेकिन जो कार्य होगा, जो संशोधन होगा, वो कौन करेगी, तो केंद्र सरकार करेगी। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे धारा 21। धारा 21 क्या कहती है हमारी, इसको देखते हैं। प्रत्येक सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में एक प्रबंधन समिति, जिसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एसएमसी के नाम से जानते हैं, इसको होगी। धारा 21 हमारी क्या कहती है कि प्रत्येक विद्यालय में क्या होगी, प्रत्येक सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति, जिसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। और धारा 22 हमारी क्या कहती है, धारा 22 हमारी क्या कहती है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, एसएमसी का मुख्य कार्य, एसएमसी जो हमारा है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी का मुख्य कार्य क्या होगा, विद्यालय विकास योजना अर्थात स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी तैयार करना होगा। ये किसमें कहा है, तो धारा 22 में ये बातें कही गई हैं। क्या कही गई है कि एसएमसी का, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो कार्य होगा, वो विद्यालय विकास योजना अर्थात स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी जिसको कहते हैं, को तैयार करना होगा। आगे बढ़ते धारा 23 क्या कहती है, इसको ध्यान दीजिएगा। शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन एवं सेवा शर्तें, जैसे दिया है हमारा टेट सीटेट जो होता है, इसके पास के उपरांत ही निर्धारित किया गया है। सीटेट टेट इस सबके पास जो होते हैं उनके निर्धारित किया गया है। तो शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी, और वेतन सेवा शर्तें धारा 23 में ही हमारी सीटेट और टेट को रखा गया है। ये बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे धारा 24। धारा 24 क्या कहती है, शिक्षकों के कर्तव्य। धारा 24 क्या कहती है, शिक्षकों के कुछ कर्तव्य, उसको देखते हैं। पहला क्या है, नियमितता एवं समय पालन। नियमितता मतलब नियमित से विद्यालय अपने समय का पालन करे। आगे समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। इसके बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम की गति की जानकारी लेना। प्रत्येक बच्चे के अधिगम की गति की जानकारी लेना, किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है उसको देखना, उसको समझना। फिर है विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क में रहना। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक जो होते हैं, माता पिता इत्यादि के संपर्क में रहना। फिर हमारा क्या है, सरकार द्वारा बनाए गए शिक्षक संबंधी कानूनों का पालन करना। जितने भी सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए उनका क्या होना, एक तरीके से पालन करना। इसके बाद हमारा क्या होता है, लास्ट में हमारा बाल केंद्रीय शिक्षा देना। ठीक है, तो ये किसमें कही गई, धारा 24 जो शिक्षक के कर्तव्य हैं। धारा 24 जो हमारी है शिक्षक के कर्तव्य, उसमें कहे गए हैं। अगला देखते हैं धारा 25 क्या कहती है, शिक्षक छात्र अनुपात। अनुसूची में ये भी किसको अनुवर्णित किया गया है। धारा 25 क्या है हमारा, शिक्षक छात्र अनुपात, इसको भी अनुसूची में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे धारा 26। धारा 26 क्या कहती है, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता है। कितना, 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता है। किसमें, धारा 26 में। और धारा 27 हमारी क्या कहती है, इसको देखते हैं। चुनाव, जनगणना एवं आपदा राहत कार्य के अलावा, चुनाव, जनगणना एवं आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षकों की ड्यूटी किसी अन्य शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जाएगी। तो किसमें किसमें, चुनाव में, अगर जनगणना है या फिर कोई आपदा जैसे आती है इत्यादि राहत कार्य के अलावा शिक्षकों की ड्यूटी और किसी अन्य कार्यों में नहीं लगाई जाएगी। किसमें कही गई, धारा 27 में ये बातें कही गई हैं। धारा 28 में देखते हैं क्या है, शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है। जो हमारे शिक्षक हैं, गवर्नमेंट जो शिक्षक हैं, इसमें उनको क्या किया गया, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर उनको रोक लगाई गई है। किसमें, धारा 28 में ये बातें कही गई है। आगे बढ़ते हैं, धारा 29 को देखते हैं क्या है इसमें। धारा 29 में मूल्यांकन पाठ्यक्रम संबंधी नियम व एवं प्रक्रिया। क्या है साथियों, इसमें मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम संबंधी नियम एवं प्रक्रिया क्या क्या चीजें धारा किसमें दी गई, तो धारा 29 में जो दी गई। पहला क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। फिर इसके बाद क्या होता है हमारा, समावेशी शिक्षा। फिर हमारा है गतिविधि आधारित शिक्षा। फिर हमारा है सतत एवं व्यापक आकलन। फिर अगला है सर्वांगीण विकास, संवैधानिक विकास, और क्या है, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा। ये बातें इसमें कही गई है। अगला देखते हैं धारा 30। धारा 30 क्या कहती है, इसको देखते हैं। कक्षा 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आरटीई इसमें कहा गया है, तो शिक्षा का अधिकार 2009 में कहा गया है। अगला हमारा धारा 31 क्या कहती है, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वही नियम लागू होंगे
जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू थे। ठीक है, ये बातें इसमें कही है। धारा 32 क्या कहती है कि बच्चों से जुड़ी किसी शिकायत को अभिभावक द्वारा लिखित रूप दिए जाने पर अधिकतम 3 महीने के अंतर्गत उसको क्या है निपटारा किया जाएगा। ये किसमें? धारा 32 में ये बातें कही गई हैं। आगे देखते हैं धारा 33 में क्या है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, NAC नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो हमारी है, सदस्यों की संख्या 15 नियुक्ति और वेतन एवं भत्ते इसमें निर्धारित किया गया धारा 33 में। धारा 34 में क्या है इसको देखते हैं। राज्य सलाहकार परिषद SAC का गठन, सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 नियुक्ति, इसमें क्या है? वेतन एवं भत्ते की बातें कही गई है। धारा 35 क्या कहते हैं इसको देखते हैं। धारा 35 में क्या चीजें हैं तो इसमें क्या है, अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करें। धारा 35 में क्या है कि अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धांत को लागू करें, जारी करें। आगे धारा 36 देखिए क्या कहती है। जुर्माना लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। मतलब कोई भी अगर जुर्माना लगा रहे हैं उसमें जो पूर्व सक्षम अधिकारी है उनसे बातचीत करना या फिर अनुमति अनिवार्य है। अगला धारा 37, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सलाहकार परिषद के सदस्य आदि के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। किसमें बातें कही? धारा 37 में क्या बातें कही गई हैं कि केंद्र राज्य स्थानीय सरकार केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सलाहकार परिषद के सदस्य आदि के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। धारा 37 में कहती है। और धारा 38 क्या कहती है इसको देखते हैं। इस अधिनियम के कुछ भाग राज्य सरकारें भी संशोधित कर सकती हैं। धारा 38 हमारी क्या कहती है कि इस अधिनियम के कुछ भाग जो राज्य सरकारें भी इसमें क्या संशोधित कर सकती है। किसमें है? तो धारा 38 में ये बातें कही गई हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी धाराएं थी हम लोगों ने उसको देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो हमारी एक अनुसूची भी उसमें शामिल हुई RTE में। अब अनुसूची को समझते हैं, इसमें अनुसूची में क्या क्या बातें कही गई उसको देखते हैं। इसमें पहला है शिक्षक छात्र अनुपात, धारा 25 में ये बातें कही गई थी, पहले बताया शिक्षक छात्र अनुपात। दूसरा है 60 छात्रों पर 2 शिक्षक प्राथमिक स्तर पर निर्धारित है। 61 से 90 छात्र पर 3 शिक्षक, 91 से 120 छात्र पर 4 शिक्षक, 121 से 200 छात्र 5 शिक्षक और 151 से 200 तक 5+1 मतलब 5 शिक्षक और 1 क्या होंगे? प्रधानाचार्य होंगे। अगले दिया 200 छात्रों तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे एकदम। क्या दिया है? 200 छात्रों तक शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 का होगा और 200+ छात्रों पर छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होगा? 1:40 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न, आप ध्यान के इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, 200 छात्रों तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा और 200+ छात्र जब होंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:40 हो जाएगा। आगे दिया उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 वर्ष। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होंगे। ठीक है, शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 और 100+ छात्र होने पर 1 प्रधानाध्यापक पूर्णकालिक तथा 1 कार्य शिक्षा, कला शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक होंगे। आगे दिया तीसरा, गणित एवं विज्ञान, भाषा तथा सामाजिक अध्ययन के शिक्षक पूर्णकालिक होंगे। ठीक है, ये बातें किसमें कही? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अनुसूची में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, तो साथियों हम लोगों ने क्या देखा आज हम लोगों ने जितनी भी धाराएं, मतलब जो हमारे RTE पहले हम लोगों ने देखा RTE में जितनी भी धाराएं तो उसके देखा, जो अनुसूची हमारी एक उसमें शामिल है उसमें देखा, जितने भी लगभग आपके प्रश्न बन सकते हैं हम लोगों ने एक एक करके सबको देख लिया। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।